कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26 और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं एक फ्रिक्शनलेस हॉराइजॉन्टल सरफेस के ऊपर। जो पहला ब्लॉक है वो v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है और जो दूसरा ब्लॉक है वो रेस्ट में है और उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमें k बताया हुआ है। ये ब्लॉक आकर के इस स्प्रिंग को हिट करेगा और हमें पूछा गया है कि स्प्रिंग का जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग बोथ द ब्लॉक्स विल हैव द सेम वेलोसिटी। और दूसरी बात ये कि ये स्प्रिंग का जो फोर्स है जब ये ब्लॉक इसको हिट करेगा दैट फोर्स इज़ द इंटरनल फोर्स और हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है हमारे सिस्टम पे। और हम लोग सिस्टम बोल रहे हैं दोनों ब्लॉक प्लस स्प्रिंग को। तो इस सिस्टम पे हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं और बोलेंगे कि जब दोनों ब्लॉक का स्पीड सेम हो जाएगा देन दैट स्पीड इज v प्राइम। सो वी विल राइट दैट इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज जस्ट mv एंड फाइनल इज mv प्राइम प्लस mv प्राइम, जहाँ v प्राइम दोनों का सेम स्पीड कॉमन स्पीड आ गया। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमारा जो v प्राइम है वो और कुछ नहीं v/2 है। और अब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि स्प्रिंग का जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो x है। तो अब हम लोग दोनों ही स्टेट्स का एनर्जी इक्वेट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनिशियली बस इस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv²। बाद में इस ब्लॉक और इस ब्लॉक दोनों ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, सेम स्पीड है v/2। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू 2m दैट इज द टोटल मास इंटू v/2 होल स्क्वायर प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ kx², वेयर x इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। और इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हाफ mv² और ये हो गया mv²/4। इसको इधर लेकर सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड वी विल गेट mv²/4 हियर। और ये अपने पास है हाफ kx², 2 2 जा 4 एंड देयरफॉर आई कैन राइट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ mv²/2k। v² बाहर आ जाएगा और बाद बाकी m/2 के अंदर रह जाएगा। सो दिस x इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन दिस स्प्रिंग जो कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था एंड दैट इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, अपने को इस क्वेश्चन में रिडवर्क्स कांस्टेंट का डायमेंशनल एनालिसिस करना है और रिडवर्क्स कांस्टेंट को एक्सप्रेस करना है हमें चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन E, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m और प्लैंक्स कांस्टेंट h, इन तीन पैरामीटर्स के फॉर्म में। और हमें एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप 1 यूनिट मानेंगे। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड आई नीड टू कैलकुलेट द r। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ये देखें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसको 1 यूनिट बोला गया है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आप 1/एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट को एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी मान के चलेंगे। बट फिलहाल हम लोग ये करते हैं कि सबका डायमेंशन लिख लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि रिडवर्क्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो L-1 होता है, क्योंकि इसका यूनिट अगर आपको याद हो तो ये पर मीटर होता है। E चार्ज है तो E का जो डायमेंशन हो जाएगा वो करंट का डायमेंशन इंटू टाइम का डायमेंशन हो जाएगा। M मास है तो M का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायमेंशन M हो जाएगा। H के डायमेंशन की बात करें तो H का डायमेंशन हो गया mL2T-1। और अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन की बात करें देन इट इज m-1l-3T4 एंड a²। ये डायमेंशन हो गया एप्सिलॉन नॉट का।
अब अगर हम लोग r को एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस टर्म में, तो हम लोग लिखेंगे कि r का डायमेंशन हो गया L इनवर्स एंड दैट शुड बी इक्वल टू, हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये e के पावर x होना चाहिए, सो लेट अस राइट इट e के पावर x, m के पावर y, h के पावर z और एप्सिलॉन नॉट के पावर p। ये हमने सबके डायमेंशन की बात करी है। रिडबर्ग्स कांस्टेंट के डायमेंशन के बराबर इनका डायमेंशन होना चाहिए इस कॉम्बिनेशन का। तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो L इनवर्स है। अभी हम लोग इन सब के डायमेंशन को प्लग इन करें तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है E विच इज़ AT, तो AT के पावर x, m के पावर y, m L2t माइनस 1 के पावर z इंटू एप्सिलॉन नॉट m माइनस 1 L माइनस 3 T4 a स्क्वायर के डायमेंशन p। अब हम लोग इंडिविजुअली जो जो क्वांटिटीज आई हैं उनके डायमेंशन को मैच करते हैं LHS और RHS में। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है उसको ज़रा देखेंगे। यहाँ पे m का 0 पावर है तो 0 शुड बी इक्वल टू, इस साइड हमारे पास m के पावर यहाँ से y मिल रहा है तो y प्लस यहाँ से हमें m का पावर z मिल रहा है तो प्लस z, और यहाँ से हमें m का पावर माइनस p मिल रहा है तो y प्लस z माइनस p। चलिए अब l की बात कर लेते हैं। तो l का पावर LHS में -1 है तो -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास l का पावर पहली बार यहाँ मिल रहा है विच इज़ 2z, और यहाँ से देखें तो l का पावर -3p है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं t की। तो LHS में t का पावर 0 है सो 0 इज इक्वल टू, इधर t का पावर हमें x मिल रहा है, फिर हमें t का पावर यहाँ मिल रहा है -z, और फिर हमें यहाँ t का पावर +4p मिल रहा है। सो ये हो गया t के लिए। अब a की बात करें तो इधर a का पावर 0 है, करंट का पावर 0 है, और इस साइड यहाँ हमें x मिल रहा है, और यहाँ पे हमें 2p मिल रहा है प्लस, तो प्लस 2p। अब यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, x, y, z और p 4 अननोन हैं। सॉल्व करते हैं तो पहले यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू -2p। अभी x की ये वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं तो हमें z इन टर्म्स ऑफ p मिल जाएगा। चलिए रखते हैं, तो 0 विल बी इक्वल टू x के पावर, x के जगह पे -2p रख दीजिए, -z प्लस 4p। तो यहाँ से हमारे पास -2p प्लस 4p दैट इज़ 2p, तो 2p माइनस z 0 आ रहा है, देयरफॉर वी कैन से z इक्वल टू 2p। अभी z की जो वैल्यू है हम लोग इस इक्वेशन में प्लग इन करने वाले हैं, तो इट विल बी -1 इज इक्वल टू 2z विच इज़ 2p माइनस 3p, सो इट इज़ 4p माइनस 3p विच इज़ सिंपली p, therefore we can say p is equal to -1। हमें p मिल गया तो हमें x भी मिल जाएगा, p is -1, p is -1, so x is simply 2। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास p की वैल्यू है, हमारे पास x की वैल्यू है, और साथ ही साथ अभी हम लोग यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में अगर हम लोग रखें तो हमें y की भी वैल्यू मिल सकती है। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ से ऐसा करें कि p और z जो है हमारे पास 2p है, z की वैल्यू 2p है, तो अगर हम लोग देखें p की वैल्यू -1 यहाँ पे प्लग इन कर दें तो z विल बिकम -2, तो हमारे पास z भी आ गया है। हमें x पता चल चुका है, z पता चल चुका है, p पता चल चुका है। अब ये सारी वैल्यूज़ पहले इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू y जो कि हमें पता करना है, प्लस z विच इज़ -2 माइनस p विच इज़ -1, तो -2 प्लस 1 विच इज़ -1, तो 0 इज इक्वल टू y -1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। तो अभी हमारे पास सारे एक्सपोनेंट के वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। तो अभी जो है हम लोग रिडबर्ग्स कांस्टेंट को फाइनली लिख सकते हैं।
सो माई रिडबर्ग्स कांस्टेंट विल बी ई के पावर एक्स, एक्स की वैल्यू 2 है तो ई स्क्वायर। अब दूसरी बात है m के पावर y, तो m, और अगर हम लोग पावर y देखें तो y इज 1। इसके बाद है h, h के पावर z, z की वैल्यू आई है -2 तो -2, और एप्सिलॉन नॉट जो है उसके पावर p है, तो p की जो वैल्यू है हमारे पास वो है -1, तो हमने लिख दिया। सो आई कैन राइट इट एज me स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज डायमेंशनलेस। सो एप्सिलॉन नॉट को हमें डायमेंशनलेस मान के हटा देना है, और हम लोग बोल सकते हैं कि रिडबर्ग्स कांस्टेंट इज इक्वल टू me स्क्वायर ओवर h स्क्वायर। लेकिन अब हमारा जो ऑप्शन है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इन माई ओपिनियन दैट शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर रिडबर्ग्स कांस्टेंट। अच्छा, इसका एक रेसिप्रोकल एज एन ऑप्शन ए दिया हुआ है, यानी कि h स्क्वायर बाई me स्क्वायर ये हमारे पास ऑप्शन में है, बट वो रिडबर्ग्स कांस्टेंट नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, यानी कि उसका जो यूनिट हो जाएगा वो फिर मीटर में हो जाएगा। और दूसरा जो ऑप्शन डी है उसमें me स्क्वायर बाई h तो लिखा है, h स्क्वायर नहीं है। सो कोई ऑप्शन करेक्टली अवेलेबल नहीं है। So in my opinion this is the correct representation of Rydberg's constant. So that was all about question number 27. Now coming to question number 28, यहाँ पे हमें एक सिंपल पेंडुलम बताया गया है, और ये बताया गया है कि ये एंगुलर SHM कर रहा है, और इसके मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है कि मैक्सिमम टेंशन इज 2 times द मिनिमम टेंशन, और हमसे मैक्सिमम टेंशन की जो वैल्यू है वो पूछी जा रही है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि मैक्सिमम टेंशन कौन से पोजीशन पे होगा और मिनिमम टेंशन कौन से पोजीशन पे होगा। एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट कि बॉटम मोस्ट पोजीशन जो है वहाँ पे मैक्सिमम टेंशन होने वाला है, और जब ये अपने एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच जाएगा तब इसका टेंशन मिनिमम होगा। तो पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम दोनों पोजीशन को बना लेते हैं। यहाँ पे इसका mg एक्ट कर रहा होगा, और ऊपर में यहाँ पे T max लग रहा होगा। यहाँ की बात करें तो mg यहाँ पे ऐसे एक्ट कर रहा होगा, और इस डायरेक्शन में इस पे T मीन एक्ट कर रहा होगा। इस एंगल को हम लोग थीटा बोल देते हैं। यहाँ पे लेट अस से कि इसका स्पीड v0 था, और यहाँ पे इसका स्पीड जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का जो इक्वेशन आता है वो लिखना चाहेंगे, तो इसको हम लोग पोजीशन ए कह देते हैं, इसको पोजीशन बी कह देते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट फॉर पोजीशन ए, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना हो गया, T max टुवर्ड्स द सेंटर है, mg अवे फ्रॉम द सेंटर है। सो T max माइनस mg इज इक्वल टू mv नॉट स्क्वायर बाई लेंथ ऑफ द पेंडुलम L मान लेते हैं, सो दिस L। तो यहाँ से अपने पास T max की जो वैल्यू है वो आ चुकी है, एंड T max इज mv नॉट स्क्वायर बाई L प्लस mg। अब बात कर लेते हैं पोजीशन बी की। सो विल से फॉर पोजीशन बी, यहाँ पे mg का एक कंपोनेंट अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, और ये कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि T मीन माइनस mg cos थीटा। नाउ सिंस यहाँ पे इस पोजीशन पे स्पीड 0 है, इसीलिए नेट सेंट्रीपिटल फोर्स भी 0 होना पड़ेगा। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि T मीन इज इक्वल टू mg cos थीटा। लेकिन हमारे पास इन दोनों इक्वेशन को देखें तो दो अननोन हो रहे हैं, एक तो थीटा, दूसरा v0। अब हम लोग एक काम करते हैं कि थीटा और v0 का एक रिलेशन निकाल लेते हैं बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो लेट अस से कि हाइट का जो चेंज आ रहा है a और b पोजीशन के बीच में वो ये है, और ये कितना हो जाएगा, अगर ये L है तो ये L cos थीटा हो जाएगा, ये पूरा L है, L से L cos थीटा चला गया तो ये हो गया L माइनस L cos थीटा। सो L इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये हाइट हो जाएगा।
और हम लोग अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम जी एच इज एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन. काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन इज 0. सो बी का टोटल एनर्जी ये हो गया. ए के टोटल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई. तो अभी हम लोग यहाँ से एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल जो है 2 को इधर कर दीजिए तो 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. यहाँ से हम लोग इसको मैनिपुलेट करके एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल लेके आ गए हैं. 2g इनफैक्ट एम वी आएगा हमारे पास. सो विल से 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. एल इधर आ गया, 2 इधर आ गया, बाद बाकी सब कुछ सेम है. अब हम लोग क्या करते हैं, एम वी नॉट स्क्वायर बाई जो एल आया है इसको उठा करके यहाँ पे डाल देते हैं. यानी कि यहाँ से जो एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल आया है इसको इस इक्वेशन में डाल देते हैं. और अब हमारे पास ये हो गया 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस mg. ये हो गया टी मैक्स का वैल्यू. अभी हमारे पास ये रेशियो दिया हुआ है. वी विल यूज दैट रेशियो टू कैलकुलेट this ratio, this T max. So now I have got the value of T max, which is 2mg into 1 minus cos theta plus mg, and T mean mg cos theta. So let us use the given information. T max is equal to twice of T mean, and from here I can say that 2mg माइनस कॉस थीटा है तो माइनस 2mg कॉस थीटा प्लस mg इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी मीन. मिनिमम टेंशन इज mg कॉस थीटा, सो 2mg कॉस थीटा. सो 2mg प्लस mg इज 3mg और this 2mg went this side and become 4mg cos theta. So from here I can calculate that this mg cos theta thing is 3mg by 4. So let us write mg cos theta is equal to 3mg over 4. I need to calculate T max, and this T max thing is 2mg minus 2mg cos theta plus mg, that is 3mg. So 3mg minus 2mg cos theta, and in place of mg cos theta I am going to plug in 3mg by 4. 2 to the 4, 3mg minus 3mg by 2, that is going to give me 3mg by 2 itself. So that is the value of T max in the string, and that was all about question number 28. So this is question number 29. और इसमें हमें पूछा गया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी वर्सेस टाइम एट एनी टाइम, जो हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी है लेट अस से vx वर्सेस टाइम, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा. तो देखिए एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0 ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन. सो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, द हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज ux, व्हिच इज ऑलवेज कांस्टेंट. और अगर हम लोग बस इस बात का ध्यान रखें तो हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि हमारा जो vx वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा दैट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि इसे हमें कांस्टेंट रखना है. सो दिस इज द ग्राफ एंड दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 29. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 30. काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है. हमें एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का एक ग्राफ दिया हुआ है. इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, और 35 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं. तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा टोटल, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इसका एरिया हो गया दिस, दैट इज 15, ये वाला अपना 15 हो गया, और ये अपना 10 है ही, तो इसका एरिया हो गया 15 इंटू 10, दैट इज 150.
और ये जो एरिया है ये ट्रेपीजियम है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 5 है ये 10 है, तो ये हो गया 5 + 10 इंटू ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड विच इज़ 20। तो अगेन ये भी अपना 150 ही आ रहा है। सो टोटल जो एरिया हो गया, एरिया जो हो गया वो 150 + 150 दैट इज़ 300 आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि ये क्या आया है। तो बेसिकली वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इंटीग्रल a dx। अगर हम लोग एरिया को m से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि मैं ये बोलूँ कि m × 300, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ma dx। नाउ ma इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रल कर रहे हैं तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा, ये डेल्टा W है। एंड एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल वर्क डन इज टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो मैं इसको लिखूँगा हाफ m v² माइनस हाफ m u² इज इक्वल टू टोटल वर्क डन दैट इज 300 m। अपना m कैंसिल हो रहा है, हाफ कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 600 हो जाएगा। तो v² माइनस u², u इज़ 5 सो इट इज़ 5² 25 और 300 टू या 600 ये हो गया। सो v² इज़ 600 + 25 625 एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 30। सो स्टूडेंट्स लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 31। हमें बताया गया है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर एक आइडियल गैस को रखते हैं और टेम्परेचर T कांस्टेंट है और गैस का जो मोलर मास है वो m है। और ये जो गैस है वो एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखा हुआ है, लेट अस कॉल इट G, स्मॉल g। तो अब हमसे पूछा गया है कि इस गैस का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बॉटम से कितने हाइट पे होगा। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर हम लोग बेसिक फंडामेंटल मेथड से करने के लिए जाएं एग्ज़ाम में, देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या कुछ और कर सकते हैं हम लोग जिससे कि अपना टाइम बचा सकें, एंड द आंसर इज यस। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ पे लगा सकते हैं और उससे हम लोग आंसर तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि अगर आप 4 ऑप्शंस को चेक करें तो चारों ऑप्शन में जो डायमेंशंस यूज हुए हैं वो अलग अलग हैं। अगर आप 3 ऑप्शंस को देखें तो तीनों ऑप्शन में r × t ये एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ r × t। तो पहले तो यूनिट के हिसाब से इसको देखते हैं। r का जो यूनिट हो गया दैट इज जूल पर मोल पर केल्विन हो गया, और टेम्परेचर इनटू केल्विन, सो इट इज जूल पर मोल। अगर डायमेंशन के हिसाब से सोचें तो RT का जो डायमेंशन हो गया जूल के लिए हम लोग लिख सकते हैं mL2T-2 एंड पर मोल। अब है कि हमें सेंटर ऑफ मास का हाइट पूछा गया है, तो हाइट के पास लेंथ का डायमेंशन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारे पास m एक्स्ट्रा है, एक L एक्स्ट्रा है, T⁻² एक्स्ट्रा है और मोल एक्स्ट्रा है। तो हमें यहाँ जो मोलर मास दिया है इसका डायमेंशन हो जाएगा मास पर मोल। तो अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, m से डिवाइड कर देता हूँ RT को, तो ये हमारे पास यहाँ से एक m चला जाएगा और ये पर मोल चला जाएगा, लेकिन फिर भी L2T-2 बचेगा, मुझे बस एक L चाहिए। तो यहाँ पे एक और बात जो आप ध्यान दे सकते हैं वो ये है कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इस हिसाब से इसका डायमेंशन LT-2 हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसा करूं कि RT/mg का डायमेंशन कैलकुलेट करता हूं, देन इट इज़ mL2T-2 पर मोल हो गया। ये मास पर मोल, ये मॉलिक्यूलर या मोलर मास के लिए हम लोग लिख सकते हैं, और g इज़ LT-2। और ये आप ध्यान दें कि यहाँ से सब कुछ कैंसिल हो रहा है, बस एक L बच रहा है, एंड L जो है वो हमारे हाइट का डायमेंशन होना चाहिए। और ये इकलौता ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ आ रहा है। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो एक तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को।
अदरवाइज अगर हम लोग इसी चीज़ को फंडामेंटली सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं फंडामेंटली सॉल्व करना चाहूँगा तो मुझे यहाँ पे ध्यान देना ये है कि मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड तो यूनिफॉर्म है, इसीलिए हमारे ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये बात क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमारा जो डेंसिटी होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी डेंसिटी होगी वो हाइट के साथ साथ बदलती रहेगी, नंबर 1। तो हमें सबसे पहले एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जो कि डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एच एक्सप्रेस करता हो। और उससे पहले ये बात ज़रूरी है कि मैं प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ हाइट लिखूं। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है कि जो हमारा dp चेंज इन प्रेशर होता है दैट इज़ गिवन एज माइनस रो जी डी एच, जहाँ पे dh इज़ चेंज इन हाइट एंड dp इज चेंज इन प्रेशर, और रो जो है हमारा डेंसिटी ऑफ गैस कहा जाएगा, और g सिंस यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड g हो गया। सेकेंडली प्रेशर और डेंसिटी का एक रिलेशन ये भी है कि P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, और वी आर एम एस जो है वो हमारे पास आता है √3RT बाई मोलर मास विच इज़ गिवन एज m। तो अगर इसका स्क्वायर करके यहाँ पे प्लग इन करें तो P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू 3RT बाई m आ रहा है। तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि P इक्वल टू √RT बाई मोलर मास m। अब मैं अगर dp डिवाइडेड बाई p करूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। सो dp डिवाइडेड बाई p कैन बी रिटन एज माइनस रो जी डी एच बाई √RT डिवाइडेड बाई m, वो ऊपर आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा रो से रो कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि DH के अलावा बाद बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, और टेम्परेचर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये भी कांस्टेंट है। तो दोनों साइड अभी इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट की बात कर लेते हैं। तो लेट अस से कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P0 है, और हाइट इनफैक्ट इन्फिनिटी तक आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो बात बताई गई है वो ये है कि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर। तो h इज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो हम लोग ये बोलेंगे कि 0h पे अपना प्रेशर P0 है, और इन्फिनिटी पे लेट अस से व्हाट एवर इट इज़ और एट अ जनरल हाइट h आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज़ माय प्रेशर। तो यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इट इज़ कमिंग एज ln p विद इन लिमिट P0 टू P माइनस बाहर Gm/RT बाहर, और dH का इंटीग्रेशन h हो गया, एक बार h की जगह h, एक बार 0, तो इट इज़ सिंपली h। तो फ्रॉम दिस पॉइंट आई कैन राइट ln p/P0 इज इक्वल टू माइनस mgh/RT। ln को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा p/P0 इज इक्वल टू e⁻⁻ mgh/RT। और यहाँ से मेरे पास प्रेशर का एक एक्सप्रेशन आ गया है कि P0 इंटू e⁻⁻ mgh/RT। नाउ इस प्रेशर को मैं डेंसिटी के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि हमारा जो डेंसिटी हो जाएगा एट एनी पॉइंट दैट कैन बी रिटन एज m इंटू पी बाई RT। अगर मैं प्रेशर का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट विल बी m प्रेशर इज P0 इंटू e⁻⁻ mgh/RT डिवाइडेड बाई RT। अच्छा, ये जो पूरा कांस्टेंट है mp0/RT दैट इज द डेंसिटी एट द बॉटम, लेट अस कॉल इट ρ0। तो ये जो पूरा टर्म आया है अपने पास mp0/RT, इसको मैं ρ0 कहता हूँ, और इस तरीके से हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है डेंसिटी का वो आ गया ρ इक्वल टू ρ0 इंटू e⁻⁻ mgh/RT।
सो दिस इज फंक्शन ऑफ डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एच। अभी हमारे पास डेंसिटी है, तो जैसे कि हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से h हाइट पे हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया है, इस एलिमेंट का कितना मास होगा ये निकाल लेते हैं, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ऑब्वियसली वो इसी पॉइंट पे होगा, h हाइट पे होगा, और फिर हम लोग इस पूरे सिस्टम के लिए इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। नाउ लेट अस से कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और h पे ये एलिमेंट हमने dh थिकनेस का लिया है, तो हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा वो A इंटू डी हो जाएगा इस स्ट्रिप का, और जो मास dm हो जाएगा दैट विल बी गिवन एज ADH इंटू रो, वेयर रो एज अ फंक्शन ऑफ h इज दिस। हम लोग इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब अगर बात करें इसके सेंटर ऑफ मास की, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेट अस कॉल इट h0, दैट विल बी इक्वल टू, अभी जो हमारा dm मास है इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली h हाइट पे ही होगा, सो आई कैन राइट इट एज h dm डिवाइडेड बाय टोटल मास, सो इंटीग्रल ऑफ dm। तो पहले तो हम लोग h dm के जगह a dh इंटू रो के जगह ये जो फंक्शन आया है रो नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एम जी एच बाई आर टी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई dm के जगह का इंटीग्रेशन आ रहा है तो a dh, और रो के जगह अगेन रो नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एम जी एच बाई आर टी लिख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ, a से हमारा a कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो फाइनली जो आप देख सकते हैं दैट इज़ रो नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एम जी एच बाई आर टी इंटू एच डी एच डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ रो नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एम जी एच बाई आर टी इंटू डी एच, and the limits will be for the total cylinder it will be from 0 to infinity। और अगर मैं इसी को सॉल्व करता हूँ तो फिर फाइनली मेरे पास आर टी बाई एम जी आता है। ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा सॉल्व करना, डिफ़िकल्ट तो नहीं, टाइम टेकिंग होगा, सिंस यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, और नीचे वाला तो हो जाएगा। यहाँ से एक और बात है कि आप रो नॉट को पहले ही कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाएंगे, यहाँ पे एज इट इज़ सॉल्व कर देंगे, और फाइनली जो आंसर आएगा वो आर टी बाई एम जी ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इतना कुछ करने के लिए जाऊँगा सो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो अच्छा ये है कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पे भी ध्यान दे करके कर सकते हैं। सो इट वाज वन ऑफ देम। सो गाइज नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सोप बबल्स हैं ऑफ रेडियाई ए एंड बी, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक थर्ड स्फीयर बना रहे हैं, थर्ड बबल बना रहे हैं ऑफ रेडियस सी। आइसोथर्मल प्रोसेस है ये पूरा, और एक्सटर्नल प्रेशर P बताया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि सरफेस टेंशन T की वैल्यू बता दो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सिंस दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हमारा PV जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि इस केस में इसका PV निकाल लेंगे, इसका PV निकाल लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू दिस PV प्लस दिस PV विल बी इक्वल टू दिस PV। तो सबसे पहले जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आउटसाइड प्रेशर P है तो इनसाइड प्रेशर P प्लस 4T बाई रेडियस, एंड इन दिस केस रेडियस इज A, सो P प्लस 4T बाई A हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर P प्लस 4T बाई B हो जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर P प्लस 4T बाई C हो जाएगा। और तीनों सोप बबल को स्फेरिकल कंसिडर करते हुए इनका वॉल्यूम तो हम लिख ही सकते हैं। सो आई कैन राइट कि इसके PV के लिए ये एक्सप्रेशन आएगा P प्लस 4T बाई A इंटू हमारा जो वॉल्यूम है वो हो गया 4/3 पाई A क्यूब, प्लस इसका PV लिखते हैं, दैट विल बी P प्लस 4T बाई B इंटू इसका वॉल्यूम हो गया अपने पास 4/3 पाई इंटू बी क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू इसका प्रेशर विच इज P प्लस 4T बाई C इंटू इसका वॉल्यूम हो जाएगा अपने पास 4/3 पाई C क्यूब। अभी 4/3 पाई कॉमन है, इसको तो सबसे पहले हटा देते हैं। अभी देखेंगे कि
P के साथ यहाँ पे C क्यूब है, यहाँ पे P के साथ A क्यूब है और यहाँ P के साथ B क्यूब है। तो एक टर्म जो है P, इसको कॉमन ले लेते हैं और RHS में लिखते हैं इसको C क्यूब माइनस, अगर इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस A क्यूब और इसको भी इधर लेके आते हैं तो माइनस B क्यूब, ये हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू, ना इस टर्म को देखें 4t/a इंटू ए क्यूब, तो एक a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा। तो लेट अस राइट इट 4t इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे सिमिलरली एक b कैंसिल हो जाएगा तो प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे एक c कैंसिल हो जाएगा c स्क्वायर, लेकिन अगर इसको LHS में लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से अपन सरफेस टेंशन T की वैल्यू लिख सकते हैं P इक्वल टू C क्यूब माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, and that is the value of surface tension. So that is how we will solve question number 32. So guys, coming to question number 33, and here we have given an equation for electric field, and we have to write the equation for magnetic field. So first of all, let us compare this equation with the standard form, which is E equal to E naught sine kx plus omega t, and my equation for magnetic field will be equal to B naught sine kx plus omega t, and the relation between E naught and B naught is following. B naught is equal to E naught by C. Here we can see that E naught, the amplitude of electric field, is 90. So I can write here 90 by C, which is 3 into 10 raised to the power 8. So it will give me 30 here. So it is 3 into 10 raised to the power minus 7. So first of all, I have calculated the value of B naught. Now the K will be the same, omega will be the same. The only thing remain is to find the direction of magnetic field. So here we can see that the wave is propagating along x-axis, the electric field is along z-axis, and the direction of magnetic field will be perpendicular to both the direction of electric field as well as the direction of propagation of the electromagnetic wave. So naturally the direction of magnetic field is going to be j cap along y-axis. So finally we can write the equation for magnetic field, and that will be B equal to B naught, which is 3 into 10 raised to the power minus 7 sine K will remain the same, which is 0.5 into 10 raised to the power 3x, plus omega t will remain the same, 1.5 into 10 raised to the power 11t, and it will be j cap, and that is the equation for magnetic field. And this is all about question number 33.